हेलो स्टूडेंट्स। सोचो, अगर आपके पास एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, क्या सिर्फ नंबर देखकर पता चल सकता है कि कंपनी स्ट्रांग है या वीक? प्रॉफिट रियल है या सिर्फ पेपर पे? आज हम इसी राज को समझेंगे बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू। नंबर्स को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उनका मतलब भी समझेंगे। ये लेक्चर नंबर 115 है इस वीडियो सीरीज का, चैप्टर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। थ्योरेटिकल चैप्टर रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक कहानी की तरह आपको समझाऊंगा, जिसमें हम मीनिंग एंड पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, लिमिटेशंस, ये सब बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से करेंगे। आप नोटबुक पेन निकाल लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करते जाना बस। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है बच्चों? आपके पास नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स एंड कैश फ्लो। नोट टू अकाउंट्स भी होता है, बट उसको आप एनालाइज नहीं करोगे, उसमें तो आप डिस्क्लोजर्स देते हो, ठीक है। अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो नंबर्स मेंशन्ड होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम उन नंबर्स का ब्रेक डाउन करते हैं, प्रॉपर प्रॉपर ब्रेकडाउन होगा, कंपैरिजन किया जाएगा, और फिर जो उसका रिजल्ट निकल के आएगा ना, उसके बेसिस पर एक डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन कौन लेता है बच्चों? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करता है। हर हर किसी का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। शेयर होल्डर का अपना है, बैंक का अपना है, जो लेंडर है उसका अपना है। जो जो अपने हिसाब से इसका एनालाइज करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, सपोज प्रॉफिट अगर 5 लाख है मान लो, अब ये अच्छा है कि नहीं अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो 5 लाख लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। अब क्या ये अच्छा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये पता लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू। हम क्या करते हैं, हम इसको एनालाइज करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करा हमने एनालाइज, तो हमने देखा कि 20% ग्रोथ हुआ है, कि लास्ट ईयर प्रॉफिट कम था, अब 20% ग्रो होके 5 लाख। तो अब पता लगेगा कि ये 5 लाख अच्छा अमाउंट है। अगर आप सिंपल एक रॉ डेटा देखते 5 लाख का, तो आप कुछ भी वहां से एनालाइज कर नहीं पाते, है ना। जब आपने लास्ट ईयर से कंपेयर करा, तो आपको पता लगा यस यार, ग्रोथ हुआ है। और ऐसे ही अगर लास्ट ईयर मान लो 10 लाख प्रॉफिट होता, इस साल 5 लाख हो गया, तो भाई ये खराब है। कहने का मतलब, सिंपल रॉ डेटा देख के कुछ पता नहीं किया जा सकता। एग्जैक्ट हेल्थ कंपनी की फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना पड़ता है, जिसमें हम फिगर्स को बहुत ही अच्छे से डिकोड करते हैं, ठीक है। अब रॉ इंग्रेडिएंट्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के? मींस इसमें होता क्या क्या है, देखो कौन सी स्टेटमेंट्स है? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कैश फ्लो, यही है ना। बैलेंस शीट में एसेट्स लाइबिलिटीज आती हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट लॉस आएगा। कैश फ्लो में कैश की मूवमेंट का पता चलता है। अब प्रॉफिट ट्रैप नॉर्मली बच्चों होता है, वो क्या होता है कि पेपर्स में तो प्रॉफिट दिखता है, बुक्स में दिखेगा आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कि प्रॉफिट 2 लाख है, सपोज एग्जांपल है। बट एक्चुअल कंपनी के बैंक अकाउंट में तो 20,000 रुपया पड़ा हुआ है बच्चों। तो इट मींस इट इज अ ट्रैप, ठीक है, कि प्रॉफिट सिर्फ कागजों में हुआ है, एक्चुअल बैंक में कुछ नहीं आया है बच्चों। क्लियर है? इसी वजह से हम एनालाइज करेंगे सबको। जब सब स्टेटमेंट को आप एनालाइज करके फिर आप कंक्लूजन निकालते हो ना, तो फिर आप एक फर्म डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। अब कुछ अच्छे जो इकोनॉमिस्ट हुए, जैसे मेयर है, ठीक है, उन्होंने क्या बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में? कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब आप एनालिसिस करते हो ना, तो आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो एंड ट्रेंड फाइंड आउट करते हो। बच्चों, अगर आपने उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट देखनी है, तो वो बुकिश है। आप कोई भी बुक उठाइए, आपको मिल जाएगी। मैं आपको उसका ब्रेकडाउन करके बता रहा हूं कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, उसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है। किस किस के बीच में? स्टेटमेंट के बीच में जो पैरामीटर्स हैं उनके बीच में। एंड सेकेंड चीज, हम ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसमें सेल्स थी 10 लाख, नेट प्रॉफिट था 1 लाख, ठीक है। अब
जब एनालिसिस करेंगे ना तब इसको और आगे लेके जाएंगे। क्या मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन निकला 10%, मींस जो प्रॉफिट है वो सेल्स का 10% है। तो इस तरीके से एनालिसिस होगा। फिर हम हर साल देखेंगे कि प्रॉफिट मार्जिन में क्या फर्क आ रहा है। ठीक है, मतलब जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो एक तरह से एक जड़ स्टेटमेंट है। जड़ मतलब एक, मतलब उनमें लाइफ नहीं है कोई। जब आप एनालाइज करोगे ना तब आपको उनमें लाइफ दिखेगा। ठीक है, सेकंड उन्होंने क्या बताया कि एनालिसिस में ट्रेंड आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब हर साल के कंपैरिजन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2023 में प्रॉफिट 80,000 था, 24 में 1 लाख हो गया। तो जब एनालाइज करोगे तभी पता चलेगा कि प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर सिंपल 2024 की स्टेटमेंट देख लेते तो आपको कुछ भी पता नहीं लग पाना था कि भाई प्रॉफिट बढ़ा है कि कम हुआ है। ठीक है ना। देन उसके बाद फर्दर इकोनॉमिस्ट आ गए, नेडी एंड म्यूलर। इन्होंने क्या बताया बच्चों, इन्होंने बोला कि जो एनालिसिस हम करते हैं ना, इट इज अ टूल फॉर फोरकास्टिंग। कि एनालिसिस करने से हमें फोरकास्टिंग मिलती है, मींस हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एनालिसिस करा बैलेंस शीट का, नोट टू अकाउंट्स का, कंपनी का, आपको पता लगा कि कंपनी इंटरेस्ट टाइम पे कर रही है, तो जो लेंडर्स होंगे ना, पैसा देने वाले, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो इसीलिए इसको एनालाइज करेंगे कि भाई चेक करें कि कंपनी का इंटरेस्ट टाइम पे करती है कि नहीं। अच्छा, एनालिसिस पे आपको पता लगा कि स्टेबल प्रॉफिट हिस्ट्री है। ठीक है, तो एनालाइज करने वाले को पता लगेगा कि भाई प्रॉफिट्स इनके अच्छे जा रहे हैं, बहुत स्टेबल हैं, मींस डिविडेंड एश्योर है, हर साल डिविडेंड मिलेगा। बिकॉज कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो डिविडेंड क्यों नहीं देगी, है ना। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, कैश का इन और आउट बहुत स्ट्रांग है। तो इससे क्या पता लगता है बच्चों, जो फ्यूचर की अर्निंग्स बहुत रिलायबल है। क्लियर है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में ना नॉर्मली एक होता है एनालिसिस, एक होता है इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस में क्या है बच्चों, आप ब्रेक डाउन करते हो। ठीक है, सपोज बैलेंस शीट का आपने एनालिसिस करना, आपने देखा करंट एसेट्स से 5 लाख के, करंट लाइबिलिटीज थी 2.5 लाख की। ठीक है, अब एनालिसिस में आप सपोज इनका आपने रेशो निकाला, जिनको आगे रेशो एनालिसिस में आप पढ़ोगे, इनकी रेशो को बोलते हैं करंट रेशो। ठीक है, रेशो आया 2:1, दैट्स गुड, ओके। अब इंटरप्रिटेशन में क्या है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि 2:1 का मतलब है कि जो कंपनी के हैज द डबल द एसेट्स नीडेड टू पे इट्स डेट्स, कि कंपनी के पास कल को लाइबिलिटीज पे करने के लिए ना, मान लो कुछ भी ना बचे ना, सिर्फ एसेट्स ही मोनेटाइज करने हो ना, तो डबल है उसके पास। इट मींस, तो क्या कंक्लूजन निकला बच्चों, फाइनेंशियली कंपनी एक हेल्दी है। क्लियर। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि जो हम एनालिसिस करते हैं इनके आउटकम्स क्या निकलते हैं, इनके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं असेसिंग फाइनेंशियल हेल्थ। देखो, जब भी आप एनालिसिस करोगे सॉरी, तो आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलेगा। फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। लिक्विडिटी हम देखते हैं कि डे टू डे एक्टिविटीज में कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है कि नहीं, वो उसको बोलते हैं लिक्विड कैश। ठीक है, तो सपोज आपने एनालाइज करा, आपको आपने देखा कि कैश प्लस डेटर्स कंपनी के 3 लाख थे, लाइबिलिटीज सिर्फ 1.5 लाख थी। तो बहुत अच्छा, तो वर्डिक्ट क्या निकला इसमें से, द कंपनी इज लिक्विड। कल को इमीडिएटली कंपनी को मान लो 1 लाख रुपए के बिल आ जाए ना, तो कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है, कंपनी पेमेंट कर सकती है। ये आपने यहां से कंक्लूजन, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ आपको पता चला। ठीक है, उसके बाद आता है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी बच्चों लॉन्ग टर्म हेल्थ है, लिक्विडिटी है शॉर्ट टर्म हेल्थ, कि डे टू डे एक्टिविटीज में कंपनी के पास पैसा है कि नहीं। सॉल्वेंसी है लॉन्ग टर्म में, मींस कल को जो टोटल कंपनी पे कर्जा है, फॉर एग्जांपल, वो शेयर होल्डर फंड के कंपैरिजन में कितना है। समझे बात। तो सपोज अगर टोटल कर्जा कंपनी पे 10 लाख है बट शेयर होल्डर का पैसा 20 लाख है, तो बच्चों मतलब कंपनी बहुत सेफ है। कल को ये पैसा जो कंपनी ने बेसिकली शेयर होल्डर्स का इतना पैसा देना है, तो कहने का मतलब शेयर होल्डर्स ने अच्छा खासा पैसा अपना लगा रखा है, कुछ इन्फ्लेशन नहीं है, कुछ बबल नहीं क्रिएट करा, अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट उन्होंने 20 लाख लगाया जिसमें से सिर्फ 10 लाख की डेट था।
तो क्या वर्डिक्ट निकला यहाँ से कि कंपनी सॉल्वेंट है, मतलब बहुत सेफ है, अच्छी खासी ये लंबी रेस का घोड़ा ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड आउटकम क्या आता है बच्चों, परफॉर्मेंस एनालिसिस, कि आपने परफॉर्मेंस एनालाइज करनी। फॉर एग्जांपल स्टॉक पड़ा है बच्चों, आपने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी चेक करने के लिए देखा कि स्टॉक ना बहुत देर से बिका नहीं है, ठीक है। आपने देखा, जब आपने एनालाइज करा कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हर साल ऑलमोस्ट सेम जा रहा है, तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है यार, कि मैनेजमेंट अपना स्टॉक सही से निकाल नहीं पा रही, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, अर्निंग कैपेसिटी। सपोज 50 लाख की सेल हुई, प्रॉफिट था 2.5 लाख, प्रॉफिट मार्जिन कितना निकला 5%। तो जब आप देखोगे कि यार 5% तो कुछ नहीं है, तो मतलब एक तरह से एवरेज परफॉर्मेंस है। कहने का मतलब जब आप इन फिगर्स को रेशो की फॉर्म में देखोगे, परसेंटेज की फॉर्म में देखोगे, तब आपको एग्जैक्टली पता लगता है कि क्या परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं अच्छा। क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं कि ये सारे एनालिसिस की जरूरत किस किस को पड़ती है बच्चों। देखो, क्रेडिटर्स, जो बैंक्स हैं जिन्होंने कंपनी को उधार देना है, वो देखते हैं बच्चों कि कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या अच्छी खासी स्टेबल है कि नहीं। तो ताकि उनको तो यही है ना कि उनका लोन सेफ रहे। फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी में इंटरेस्टेड है पैसा लगाने में, वो चेक करते हैं कि कल को भाई कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है कि नहीं देती। अच्छा, मैनेजमेंट खुद चेक करती है, इनफैक्ट वो भी खुद फाइनेंशियल एनालिसिस करती है अपनी एफिशिएंसी चेक करने के लिए, कि भाई चेक करते हैं कि जो हमारा स्टॉक है ये प्रॉपरली यूज हो रहा है कि नहीं, ठीक है, कहीं पे हमें ज्यादा लॉसेस तो नहीं आ रहे। तो मैनेजमेंट इनफैक्ट खुद चेक करती है सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए टूल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं बच्चों, सबसे पहले वो देखते हैं। देखो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वन बाय वन आपको कराऊंगा, बहुत ईजी है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस रहेगा, सारी की सारी टर्म्स अपनी जगह पे रहेंगी। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू है वो अपनी जगह पे रहेगा, आप उसको ईयर टू ईयर बेसिस पे कंपेयर करोगे। फॉर एग्जांपल 2021 में इतना रेवेन्यू था, 22 में इतना, 23 में इतना। मींस आप लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हो और आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। अब वो कंपैरिजन में आप विद इन फर्म भी कर सकते हो, मतलब एक ही कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो उसका इस साल का सेल्स देखा, पिछले साल का देखा, उससे पिछले का देखा, और आपने एक पैटर्न फाइंड आउट करा। और ये सेम इंडस्ट्री के डिफरेंट फर्म्स के बीच में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड एंड डीई लिमिटेड है, ये सेम लेवल, ये सेम मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, एक जैसी हैं। तो आप सेल्स दोनों की कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, इस साल इनकी कितनी थी, इस साल इसकी कितनी थी। तो ये भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में ही आएगा। जैसे अब रेवेन्यू में का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, ठीक है। 2023 में फॉर एग्जांपल रेवेन्यू था 10 लाख, 24 में हो गया 12 लाख। तो ये ज्यादा हुआ कि कम, हम क्या करेंगे बच्चों, जो पिछले वाला है ना फॉर एग्जांपल, उसको आपने रेफरेंस मान लिया कि वो बेस है, उसकी परसेंटेज की टर्म में देखेंगे। तो जब 10 लाख से 12 लाख हो गया, इट मींस 20% का चेंज, 2 लाख इंक्रीज कर गया, तो 2 लाख कितना है 10 लाख का, 20% है। तो मींस आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, सेल्स हैव ग्रोन बाय 20%। क्लियर है। उसके बाद आ जाता है, ये था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, अब आएगा वर्टिकल एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट भी बोलते हैं। वर्टिकल एनालिसिस में क्या बच्चों, एक कंपनी की सपोज आपने पीएनएल उठाई या बैलेंस शीट उठाई, ठीक है, आप उसके पैरामीटर्स को विद रिस्पेक्ट टू सम बेस रेफरेंस चेक करोगे। मैं आगे आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, आपको समझ आएगा। देखो, इसमें कॉमन बेस लेना होता है हमने, और हम सपोज पीएनएल की या बैलेंस शीट की जो इंडिविजुअल पैरामीटर्स है, उस बेस के रेफरेंस में चेक करते हैं कि वो कितने हैं। फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, मान लो बैलेंस शीट है, टोटल एसेट्स थे 10 लाख, आपने टोटल एसेट्स को एक बेस मान लिया, ठीक है। अब करंट एसेट्स अगर 4 लाख है, तो ये 4 लाख जो है वो 10 लाख का कितना परसेंट है, ये है 40%। तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे 40%, ठीक है। वैसे ही फिक्स्ड एसेट है, ये 6 लाख है, ये 6 लाख जो है ये 10 लाख का कितना परसेंट है, ये है 60%। तो हम इसको लिखेंगे 60%। मींस कॉमन साइज में, वर्टिकल एनालिसिस में आप एक बेस फिगर एज्यूम कर लेते हो, ठीक है, जिसके रेफरेंस में फिर बाकी
शो किए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। वैसे ही बच्चों पीएनएल में होता है। पीएनएल में सपोज आपने सेल्स को बेस फिगर मान लिया 100%, ठीक है। अब कॉस्ट को आप उससे कंपैरिजन करोगे, प्रॉफिट को आप उससे कंपैरिजन करोगे, ठीक है। मान लो सेल्स 100 है, ठीक है, कॉस्ट आई 70, तो मीन 70% ऑफ द सेल्स इज कॉस्ट, जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट हुआ 30, इट मीन्स 30 को आप सेल्स से कंपेयर करोगे, ठीक है। मीन्स कॉमन साइज स्टेटमेंट में आप क्या कर रहे हो, एक बेस मान लेते हो और बेस के रेफरेंस में आप चेक करते हो। उसके बाद आ जाता है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस क्या है बच्चों, इंडिविजुअल आप जो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं उसमें आप विद इन आइटम्स की रेशो आइडेंटिफाई करते हो। ये डीप में हम रेशो एनालिसिस में देखेंगे, यहां पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, ठीक है। नॉर्मली 3 रेशोज होती हैं। सपोज लिक्विडिटी रेशो, इसमें क्या है बच्चों, करंट रेशो, करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट मान लो 4 लाख है, लाइबिलिटी 2 लाख है, तो रेशो 2:1। अब इसको आप इंटरप्रेट करोगे, ठीक है, आगे जाके मींस जो कंपनी है अपने डेट्स इजीली पे कर सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी, कि भाई प्रॉफिट कितना आ रहा है, मान लो सेल्स हुई, प्रॉफिट हुआ 1 लाख, सेल्स थी 10 लाख, तो 10% प्रॉफिटेबिलिटी है, अच्छी है, ठीक है। उसके बाद सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी क्या है, डेट टू इक्विटी रेशो। अब डेट था सपोज 5 लाख, 10 लाख इक्विटी थी, तो मतलब काफी सारी सेफ्टी है कि ऑनर्स का खूब पैसा लग रखा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चों फोर्थ स्टेटमेंट जो आ जाती है हमारे पास, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कंप्लीट पिक्चर बताती है कि आपका कैश कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कौन सी एक्टिविटीज में कितना कैश लग रहा है। नॉर्मली एक्टिविटीज बच्चों आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग आपके कोर बिजनेस के साथ रिलेटेड होगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप एसेट्स का सेल परचेज देखते हो बच्चों। फाइनेंसिंग में शेयर लोन्स जो फाइनेंस के साथ रिलेटेड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालाइज करना बहुत जरूरी है बच्चों, बिकॉज जो प्रॉफिट है ना आपका, वो नॉर्मली पेपर्स में दिखाया जाता है, बट एक्चुअल में कंपनी के पास पैसा होता ही नहीं है। आपने अगर प्रॉफिट देख के डिसीजन ले लिया तो आपको धोखा हो सकता है, आपको कैश पोजीशन भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू कैश, प्रॉफिटेबल फर्म कैन स्टिल हैव अ कैश शॉर्टेज, ठीक है। तो कैश फ्लो के केस में नॉर्मली मोटी मोटी इक्वेशन क्या यूज होती है बच्चों, ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जितना आया, माइनस कर दिया जितना कैश यूज कर दिया इन्वेस्टिंग के लिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जितना बैलेंस आ जाएगा ना, वो कैश बैलेंस आपका आ जाएगा। क्लियर। आगे बच्चों अब मैं आपको टूल्स ऑफ द एनालिसिस अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसका गोल आपको मैंने बता देता हूं कि 4 चीजें आपको पता है, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो, कैश फ्लो, मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आपको कंपैरेटिव या बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल आपको मैंने बता दिया, ईयर टू ईयर हमने देखना है, ठीक है। 1 बाय 1 अपन लोग देखते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू है 23 में 10 लाख, 24 में 12 लाख, तो कितना चेंज आया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप वो शो करोगे। देखो बच्चों, चाहे वर्टिकल एनालिसिस है चाहे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, परसेंटेज प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। इस केस में भी आपने परसेंटेज निकाला ना, आपने बेस मान लिया इसको। वर्टिकल एनालिसिस में भी आप परसेंटेज निकालोगे किसी को बेस मान के। बैलेंस शीट है तो टोटल एसेट्स को बेस मान लेते हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो आप किसको, सेल्स को बेस मानते हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के केस में एनालिसिस नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं, इंटर एंड इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म। इंट्रा में सेम कंपनी का ही होगा, सेम कंपनी में आप डिफरेंट ईयर्स में चेक करोगे। इंटर फर्म के केस में बच्चों डिफरेंट कंपनीज होंगी सेम इंडस्ट्री की, आप किसी भी ईयर का उठा के चेक करोगे कि इस साल इसका कितना हुआ है, ए का कितना है, बी का कितना है, तब आप चेक करोगे प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, ठीक है। तो और उसके बाद सेकंड टूल आ जाता है आपके पास, कॉमन साइज स्टेटमेंट, दैट इज वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। अब आप इसमें क्या करा, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, ठीक है। आपने 100% बेस सेल्स को मान लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने सीओजीएस देख लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस देख लिया, नेट प्रॉफिट निकाल लिया। मतलब वर्टिकल एनालिसिस में आपको एक बेस फिगर माननी पड़ती है ना। जैसे बैलेंस शीट आता है तो आप बेस फिगर टोटल एसेट्स को मान लेते हो। टोटल एसेट्स फॉर एग्जांपल 10 लाख थे, फिक्स्ड एसेट उसमें से 6 लाख है तो 60% है, करंट एसेट्स 4 लाख है तो 40% है। क्लियर है ना। तो जब आप ये एनालाइज करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि 60% ऑफ द टोटल फंड्स जो हैं वो फिक्स्ड एसेट्स में लग रखे। मतलब देखो, ये आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, है ना। अब वैसे ही सपोज आप वर्टिकल एनालिसिस प्रॉफिट्स का करते हो। देखो सपोज सेल्स ही 10 लाख
एक्सपेंसेस आ गए 7 लाख, प्रॉफिट हो गया 3 लाख, ठीक है। तो अब आपको यहां से ये एनालिसिस आपने करा कि हर 100 रुपए की सेल्स के पीछे कंपनी को 30 रुपए प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये था बच्चों वर्टिकल एनालिसिस। इसके बाद आ जाता है रेशो एनालिसिस। रेशो में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मेन रेशोज हैं लिक्विडिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ठीक है। लिक्विडिटी सॉल्वेंसी के रिलेटेड है एंड प्रॉफिटेबिलिटी आपकी एफिशिएंसी के साथ नॉर्मली आती है, ठीक है। अब देखो लिक्विडिटी में इसको यहाँ पे हम ब्रीफ करेंगे, डीप में अपन लोग रेशो एनालिसिस के चैप्टर में पढ़ेंगे। लिक्विडिटी में क्या है बच्चों, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, दैट इज योर लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। इसको हम करंट रेशो भी बोल देते हैं। अगर ये 2:1 है ना, तो इसका मतलब है इससे इससे बेटर है, तो इट मींस कि कंपनी कैन इजीली पे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। उसके बाद आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, कि प्रॉफिट कितना परसेंट है सेल्स का, तो दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको बताता है। बच्चों जो भी रेशोज आ जाएं आपको उनका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो बताता क्या है। ये आपने मैकेनिकली नहीं उसको याद करना, आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो टूल नंबर 4 आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है कि कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है, कहां से आ रहा है, कौन कौन सी टाइप ऑफ एक्टिविटीज में कहां कहां कैश जो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक्टिविटीज की बात करें, नॉर्मली 3 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं बच्चों, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग आपके नॉर्मल ऑपरेशंस के साथ रिलेटेड है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिसमें आप लॉन्ग टर्म एसेट्स को अक्वायर करते हो या डिस्पोज ऑफ करते हो, कोई मशीनरी आप खरीदते हो, दैट इज इन्वेस्टमेंट आप एक तरह से कर रहे हो, है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपके रूटीन के काम के साथ रिलेटेड है। उसके बाद आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें क्या है बच्चों, कोई शेयर्स इशू करे, रीपेमेंट करा लोन्स का, इस हिसाब से आपका पैसा यूज हुआ ना, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सपोज ओपनिंग कैश बैलेंस 50,000 था, ऑपरेशन से आपको इनकमिंग आई कैश की 1 लाख, बट इन्वेस्टिंग में यूज हो गया 40,000, तो जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है वो 1,10,000 है। बच्चों कैश बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है आइडेंटिफाई करना, बिकॉज यही बताएगा, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताएगी आपको कि भाई आप आगे कैसे ग्रो करोगे, कैश बताएगा आपको कि आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो अब हम हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल एक बार चेक कर लेते हैं, आपको समझ तो आ ही गया। हॉरिजॉन्टल में हम ईयर टू ईयर देखेंगे, इसमें भी परसेंटेज देखते हैं, किसी भी ईयर को हम बेस मान लेंगे, ठीक है। तो अब इसका बेनिफिट क्या होता है, हमें ये बताएगा ग्रोथ, कि ग्रोथ कितना आ रहा है, चेंज कितना आ रहा है बच्चों, ठीक है। जो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम वर्टिकल एनालिसिस भी बोल देते हैं, ये आपको बताता है शेयर या परसेंटेज कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि अगर मान लो आप बैलेंस शीट है, तो हर एक एसेट, फॉर एग्जांपल करंट एसेट टोटल एसेट्स का कितना परसेंटेज है। क्लियर है बच्चों। तो ये थे 4 टाइप ऑफ एनालिसिस आपने जो पढ़े, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि आप मेथड्स क्या क्या अवेलेबल हैं आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, ठीक है। ये नॉर्मली बच्चों आपके पास 4 मेथड्स होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वन बाय वन हम अपन देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक्सटर्नल एनालिसिस में क्या आता है बच्चों, ये वो लोग करते हैं जिनके पास जो डेटा है वो सिर्फ वही है जो पब्लिश किया हुआ है कंपनी ने, जो कंपनी के अंदर नहीं बैठे, कंपनी के ही बाहर है। एग्जाम्पल इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, रिसर्च स्कॉलर्स, ठीक है। इनके पास सोर्स क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है इनके पास, जो कंपनी ने इंटरनेट पे ऑनलाइन पब्लिश करा होगा, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है। तो ये लोग बाहर के बंदे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। इनके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है और वही इंफॉर्मेशन होगा जो कंपनी इनको प्रोवाइड करेगी। उसके बाद आ जाता है इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस में क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट खुद है। अब इनका एनालिसिस बहुत डीप है, बिकॉज इनके पास बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। एक्सटर्नल में इंफॉर्मेशन कम होता है, इनके पास बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है बच्चों। इनके इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, डिपार्टमेंट हेड्स जो नॉर्मली ये यूज करते हैं स्टेटमेंट्स, तो ये ज्यादा एफिशिएंटली अपने उसको, अपनी कंपनी को एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है। अगर मैं एक्सटर्नल इंटरनल में आपको डिफरेंस बताऊं,
यूजर क्या क्या है, एक्सटर्नल में आउटसाइडर है, इंटरनल में मैनेजमेंट है। डेटा लिमिटेड रहता है एक्सटर्नल के पास, और इंटरनल के पास डेटा काफी ज्यादा डिटेल्ड है। इंटरनल एनालिसिस का मेन पर्पस होता है एफिशिएंसी एंड प्लानिंग। एक्सटर्नल एनालिसिस का पर्पस है बच्चों इन्वेस्टमेंट या क्रेडिट सेफ्टी, क्योंकि बाहर वाले लोग तो तभी डेटा आपका पकड़ेंगे ना जब उन्होंने आपको उधार देना है या आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो मेन कोर डिफरेंस क्या है बच्चों, एक्सेस टू डेटा। यही मेन डिफरेंस है एक्सटर्नल और इंटरनल में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हॉरिजॉन्टल या डायनेमिक एनालिसिस भी बोल देते हैं हम उसको, ठीक है। इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं, कि आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में किसी भी एक साल को बेस मान लिया और ईयर ऑन ईयर आपने चेक करते रहे कि भाई उसमें फर्क क्या आ रहा है। फॉर एग्जांपल आप 2021 को बेस मान लोगे अगर, तो 22 में प्रॉफिट जो है बच्चों आपका 20,000 बढ़ गया, तो परसेंटेज की टर्म में आप निकाल लोगे। 23 में जब आप चेक करोगे तो वो 21 के कंपैरिजन में ही करोगे। मींस आपने किसी को बेस ईयर मान लिया है, अब उसके कंपैरिजन में आप चल रहे हो, ठीक है। देन हॉरिजॉन्टल के बाद आपको बस वर्टिकल आ जाता है। ये याद रखना है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, परसेंटेज की टर्म में ही बात होती है हर बार, ठीक है। वर्टिकल एनालिसिस में क्या बच्चों, किसी चीज को अगर बैलेंस शीट है, टोटल एसेट्स को बेस मान लेते हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो आप सेल्स को बेस मान लेते हो, है ना। उसके कंपैरिजन में आप चेक करोगे बच्चों कि परसेंटेज क्या है। अब सेल्स को जब बेस माना तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितना आया, 10% आया। क्लियर है ना। तो एक बार हम, जैसे हमने एक्सटर्नल इंटरनल में डिफरेंशिएट करा था ना, अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में करके देखते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, ये दो या दो से ज्यादा साल जब होना तब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किया जाता है। वर्टिकल एनालिसिस सेम साल में, एक ही साल में आप देखोगे कि भाई विद इन दी स्टेटमेंट कितना परसेंटेज है कोई, ठीक है। आइटम्स, सेम आइटम डिफरेंट ईयर्स की आएंगी, अलग अलग, ठीक है ना। आइटम सेम रहेगी, साल अलग अलग होगा। वर्टिकल एनालिसिस में आइटम्स अलग अलग हैं, साल सेम है, बिल्कुल है ना, क्लियर है। इंफॉर्मेशन, हॉरिजॉन्टल के केस में एब्सोल्यूट अमाउंट प्लस परसेंटेज रहेगा, ठीक है ना, एब्सोल्यूट भी देखा जाएगा और परसेंटेज भी। वर्टिकल के केस में बच्चों अकेला परसेंटेज है, ठीक है, मींस परसेंटेज तो दोनों में आना ही आना है, क्लियर है। ऑल्टरनेट नेम क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को आप लोग टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोल सकते हो, एंड वर्टिकल एनालिसिस को आप क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोल सकते हो। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद अपन देखते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन कैसे करते हैं। इंट्रा फर्म में क्या है बच्चों, फर्म सेम है, ठीक है। अब उसमें ही आप ईयर टू ईयर चेक करोगे कि क्या ट्रेंड रह रहा है, क्या ट्रेंड रह रहा है। फॉर एग्जांपल ये प्रॉफिटेबिलिटी है सपोज, तो आपने यहाँ पे जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता चला कि हर साल प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, तो यही तो बेनिफिट हुआ। अगर आप एनालिसिस ना करते, आप सिर्फ 2024 को ही चेक करते, तो आपको लगता कि फर्म तो बहुत प्रॉफिटेबल है, तो कोई चक्कर ही नहीं है यार, है ना, आप इसमें खूब इन्वेस्टमेंट कर देते। बट जब आप एनालिसिस करते तो आपको पता लगता कि यार हर साल प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है ना। देन इसके बाद आ जाता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन बच्चों, अब ये क्या है, डिफरेंट फर्म्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। सेम टाइप की फर्म है, सेम इंडस्ट्री की, ठीक है। कोई भी साल आप उठा लोगे, उस साल दोनों का देखोगे कि प्रॉफिट कितना रहा, फिर अगले साल से चेक करोगे, तो या आप उसी साल में चेक करोगे अगर, तो आप ये बताओगे मान लो एक्स लिमिटेड है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 10% है, वाई की 11% है, तो भाई जो, और जी की 12 है, तो जी सबसे बेटर है। मतलब अब ये क्या है, डिफरेंट फर्म्स का आप कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन आपको दे देता हूं। हॉरिजॉन्टल को हम टाइम सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल क्रॉस सेक्शनल आ गया। इंट्रा फर्म में कंपैरिजन विद ओन पास्ट ट्रेंड आएगा, और इंटर फर्म में आप डिफरेंट कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करोगे। अब ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हमारे पास प्रोसेस क्या है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का प्रोसेस क्या रहता है। आपके पास रॉ डेटा होगा, आप उससे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालोगे, ठीक है। अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग, आपको रीअरेंज करोगे बच्चों डेटा को, जौन सा डेटा आपको चाहिए आप सिर्फ वही निकालोगे। डेटा रॉ फॉर्म में है और बहुत ज्यादा है, आपको सिर्फ मीनिंगफुल डेटा उसमें से निकालना है। अब एग्जांपल, नॉर्मली इसमें 4 प्रोसेसेस होते हैं बच्चों, रीअरेंजमेंट, कंपैरिजन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बारी बारी बताऊंगा आपको क्या क्या है। देखो, सबसे पहले रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या है अब बैलेंस शीट तो एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। अब आपने सपोज सिंपल करंट एसेट्स उसमें से निकाल लेने हैं, करंट लाइबिलिटीज निकाल लेनी है, ठीक है।
इनको आपने बाहर निकाल लिया और इसमें से अब आपने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है। फिर अब आप इसमें से देखोगे कि अब आपने जब आपने लिक्विडिटी एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, लिक्विडिटी की क्या कंपनी शॉर्ट टर्म में पेमेंट की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तब आप पूरी बैलेंस शीट से सिर्फ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज निकाल के चेक करोगे, ठीक है। मतलब आपका जो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एनालिसिस का, ओके। और उसके बाद स्टेप 2 आ जाता है कंपैरिजन। कंपैरिजन में बच्चों टाइम सीरीज एनालिसिस जो आपको मैंने पहले बता दिया, एंड एक आ जाता है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। टाइम सीरीज हॉरिजॉन्टल है, क्रॉस सेक्शनल वर्टिकल है। मींस सेम कंपनी है, हर साल आप चेक कर रहे हो, किसी को आपने बेस ईयर मान लिया होगा, अब उसके कंपैरिजन में आप ग्रोथ चेक करोगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एनालिसिस में क्या है बच्चों, एक स्टेटमेंट रहेगा आपके पास, एक साल रहेगा, कंपनी एक रहेगी, आपने जस्ट एक बेस मान लिया। सपोज बैलेंस शीट है तो आपने टोटल एसेट्स को बेस मान लिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है तो आपने सेल्स को बेस मान लिया, उसके कंपैरिजन में आप चेक करोगे, ठीक है। देन थर्ड आपके पास आ जाता है एनालिसिस करना, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी आप चेक करते हो, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे बच्चों, अगर करंट एसेट्स 4 लाख है, करंट लायबिलिटीज 2 लाख है, तो आप इसमें से एनालाइज करके चेक करोगे कि भाई जो करंट रेशो 2:1 है, लिक्विडिटी पोजीशन काफी अच्छी है। तो ये स्टेप थर्ड में आप इस तरीके से देखो, आपको रॉ डेटा मिला, आपने काम का डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद उसको एनालाइज करा आपने, ठीक है। अभी तो हुआ ये एनालिसिस, अब इसके बाद आपने इसको डीप में इंटरप्रेट भी करना है, ठीक है। देखो, कैलकुलेटिंग द रेशो इज एनालिसिस, ठीक है। अब एक्सप्लेनिंग द रीजन इज इंटरप्रिटेशन, कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है वो फाइंड आउट करो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने ऑब्जर्व करा कि प्रॉफिट रेशो कॉन्टिन्यूसली गिरती जा रही है, ठीक है। अब आपने इंटरप्रेट करना है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। जब आप इंटरप्रेट करोगे तो आपको पता लगेगा कि वीक कॉस्ट कंट्रोल है या मार्केट कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। मींस स्टेप फोर्थ में क्या आता है कि इंटरप्रिटेशन का मतलब है एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द रिजल्ट्स, कि जो रिजल्ट्स निकल के आए आपके पास, जो आपने एनालाइज करे, अब उनका मतलब क्या है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये एनालिसिस कौन करता है और क्यों करता है। एक बार देखते हैं। सबसे पहले 6 की ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं बच्चों। मींस इनका पर्पस क्या है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी चेक करना, ठीक है, सॉल्वेंसी, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, फोरकास्टिंग, इंटरफर्म कंपैरिजन एंड अर्निंग कैपेसिटी। वन बाय वन बच्चों शुरू करेंगे। अर्निंग कैपेसिटी से हम शुरू करते हैं। देखो, अर्निंग कैपेसिटी में कौन करता है नॉर्मली, जो इन्वेस्टर्स हैं करंटली, या जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब जो इन्वेस्टर बनने वाले हैं, अभी वो इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो उनका गोल होगा कि भाई वो चेक करें कि करंट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, या एस्टिमेट लगाएं वो फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी का, तभी तो वो इन्वेस्ट कर पाएंगे ना। सपोज प्रॉफिट कॉन्टिन्यूसली राइज कर रहा है पिछले 3 सालों से, ठीक है, तो इससे क्या आएगा, इन्वेस्टर्स के बीच में कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। चलो, अब उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है असेसिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। अब ये नॉर्मली ये किसको जरूरत है बच्चों, जो मैनेजमेंट है, वो क्या, उनका पर्पस क्या है, कि जो रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इन एफिशिएंसी की एग्जांपल बच्चों, सपोज मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए बहुत ज्यादा, ठीक है, मार्केटिंग, सेल्स भी बढ़नी चाहिए थी ना, बट सेल्स बढ़ी नहीं, ठीक है। अब अगर आप सिर्फ एक्सपेंसेस को फोकस करोगे आपको कुछ नहीं पता लगेगा। जब आपने सेल्स के साथ कंपैरिजन करा तो आपने देखा कि सेल्स प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ी, तो इट मींस इट इंडिकेट्स मैनेजरियल इनएफिशिएंसी। क्लियर है बच्चों। उसके बाद थर्ड आ जाता है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब है, ये बेसिकली 2 टाइप्स की रहती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, कि जो रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस में कंपनी को क्या पैसे की तंगी तो नहीं आएगी, अपने क्रेडिटर्स वगैरह को जो बिल पेमेंट करने की, तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाता है। लॉन्ग टर्म में आता है कि आप चेक करते हो कि लॉन्ग टर्म जो लोन है वो आपके शेयर होल्डर फंड के कंपैरिजन में क्या बहुत कम है। कम है तो अच्छा है, मींस फाइनेंशियली स्टेबल है। तो मींस ये सॉल्वेंसी चेक करते हैं आपके क्रेडिटर्स, लेंडर्स, डिबेंचर होल्डर्स,
तो ये जरूरत उनको पड़ती है। बच्चों देखो, स्टेटमेंट एक है, उसमें पैरामीटर्स काफी हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स को डिफरेंट पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है इंटर फर्म कंपैरिजन कि दो डिफरेंट फर्म्स हैं, सपोज एक इंडस्ट्री की दो फर्म है, आप चेक करोगे कि जो इंडस्ट्री का एक एवरेज प्रॉफिट होता है नॉर्मली उस इंडस्ट्री का, जो ए का है उसका प्रॉफिट बहुत कम है, बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है। तो आप एक कंक्लूजन पे आओगे कि भाई इसको ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्लियर है। देन फिफ्थ आ जाता फोरकास्टिंग करना या बजट प्रिपेयर करना। फोरकास्टिंग का मतलब है बच्चों, सपोज प्रीवियस ईयर इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख, एग्जाम्पल देखो, लाख यील्डेड 10 लाख यील्डेड 2 लाख प्रॉफिट। आपने पिछले सालों में 10 लाख रुपए खर्चा, 2 लाख प्रॉफिट करा, ठीक है। अब आप फोरकास्टिंग करोगे, मींस कि आपको पता लगेगा कि यार 10 लाख के पीछे 2 लाख प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो इस साल भी रिटर्न आप इसके अकॉर्डिंग ही कंपेयर करोगे, ठीक है। और आप एज्यूम करोगे कि ऑलमोस्ट उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। मींस पास्ट ईयर को देख के आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो, फोरकास्ट कर रहे हो एक तरह से, ठीक है बच्चों। ओके। देन सिक्स्थ आता है एक्सप्लेनेबल और अंडरस्टैंडेबल। ये बच्चों सिंपली ये क्या बताता है कि आप इतने कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, इनको प्रेजेंटेबल फॉर्म में बताना पड़ेगा आपको, प्रेजेंटेबल फॉर्म में, ताकि क्लियरली ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, जो यूजर्स हैं इसको अच्छे से समझ पाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। तो अब मैं अगर जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि प्रोसेस का, कि हमने प्रोसेस डिस्कस करे, उसके ऑब्जेक्टिव करे, उसको मैं समराइज करता हूं बच्चों। प्रोसेस में रीअरेंजमेंट करते हो, ठीक है ना, आपके पास बड़ी कॉम्प्लेक्स है, आप काम की चीज निकालते हो प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करने के लिए, आपका ऑब्जेक्टिव ये है, ठीक है ना। कंपैरिजन, कंपेयर करते हो आप, ठीक है, आप एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो। आपके नॉर्मली ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं? सॉल्वेंसी चेक करना, मैनेजरियल एफिशिएंसी चेक करना, फोरकास्ट करना बच्चों, ठीक है ना। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के यूजेस क्या क्या है, यूजेस, ठीक है। नॉर्मली देखो बच्चों, जो टूल्स है ना आपके पास, टूल्स रहते हैं, जैसे सिक्योरिटी एनालिसिस है, क्रेडिट एनालिसिस है, डेट एनालिसिस है, ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बेसिकली यूजेस आएंगे, आगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। वन बाय वन हम इसको देखेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटीज एनालिसिस, ये कौन करता है, क्यों करता है? देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सिक्योरिटी एनालिसिस का। जो इन्वेस्टर्स हैं बच्चों, वो चेक करते हैं कि कंपनी के पास कैश जनरेट करने के लिए एबिलिटी है कि नहीं, डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा दे रही है कि नहीं, जो शेयर प्राइस है इसका ट्रेंड क्या है, क्या ये इंक्रीजिंग राइजिंग ट्रेंड में है कि नहीं। तो ये कौन करेगा? जिन्होंने कंपनी में एज ए शेयर्स परचेज करने हैं, ठीक है। तो अगर उन्होंने 5 साल का रिकॉर्ड चेक करा, उन्होंने देखा कि पॉजिटिव ट्रेंड है, तो वो अपनी बाय की पोजीशन बनाएंगे, मींस वो खरीदेंगे शेयर्स। बट अगर उनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं और उन्होंने ट्रेंड देखा कि काम का नहीं है, तो वो बच्चों अपने शेयर्स बेच देंगे। क्लियर है। देन उसके बाद आता है क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस कौन करता है? जो लेंडर्स हैं, जिन्होंने कंपनी को कर्जा देना है, वो लिक्विडिटी पोजीशन चेक करेंगे बच्चों। वो चेक करते हैं कि भाई क्या कंपनी को पैसा देना सेफ है कि नहीं, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कल को कंपनी को पैसा दे देंगे तो ये हमें पैसा लौटाने में दिक्कत तो नहीं क्रिएट करेगी। तो कहने का मतलब उन्होंने क्योंकि लोन सैंक्शन करना है, तो ये उनकी भी जरूरत ये आपकी स्टेटमेंट्स में रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है डेट एनालिसिस। डेट एनालिसिस या बोरोइंग कैपेसिटी भी बोल सकते हो। अब कंपनी ये खुद चेक करती है कि क्या वो और पैसा बोरो करने की पोजीशन में है कि नहीं। देखो बोरो करना ही मैटर नहीं करता ना, कल को रीपे भी करना है, तो ये कंपनी खुद चेक करती है कि क्या उसकी कैपेसिटी है रीपे करने की, ठीक है। वो जो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है वो रेगुलरली कर पाएगी कि नहीं, तब उसको पता लगता है कि भाई अगर तो प्रॉब्लम है ना, अगर तो बहुत ज्यादा हैवी डेट है, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, तो वो बच्चों ओवर बोरोइंग अवॉइड करती है, ठीक है। ओके। देन फोर्थ आ जाता है डिविडेंड डिसीजन। ये भी कंपनी खुद ही है, कंपनी की मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है। वो अपनी करंट प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेगी, ठीक है। अगर उसकी प्लानिंग्स हुए कि एक्सपेंशन करनी है, ठीक है, तो वो तो बच्चों फिर
डिक्लेयर करेगी लो डिविडेंड, इतना पैसा नहीं देगी, ठीक है। अगर उसके पास अच्छा खासा कैश हुआ, सपोज कैश हुआ, तो बच्चों वो और कुछ ज्यादा प्लानिंग ना हुए, ठीक है, और ज्यादा प्लानिंग, या तो बच्चों कैश भी अच्छा खासा है और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है और प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, तब तो वो क्या करेगी, हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। बट अगर उसकी प्लानिंग हो ना एक्सपेंशन की, तो वो हाई डिविडेंड नहीं देती। तो कहने का मतलब, जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, ये आपकी मैनेजमेंट खुद पढ़ेगी ना, तभी उसको पता लगेगा ना कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और उसकी एक्सपेंशन के प्लान्स क्या क्या हैं, ठीक है। और एक चीज बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो डिविडेंड के डिसीजन है ना, ये शेयर प्राइस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। जब भी शेयर जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखते हैं कि कंपनी रेगुलरली डिविडेंड देती है ना, तो शेयर प्राइस में हमेशा ग्रोथ आता है, ठीक है। और उसके बाद अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट में, जो कि नॉर्मली है जनरल बिजनेस एनालिसिस रहता है बच्चों, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आइडेंटिफाई की प्रॉफिट ड्राइवर्स एंड असेस लॉन्ग टर्म बिजनेस रिस्क। इस ये मैनेजमेंट क्या चेक करती है बच्चों, कि जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है वो उसका सोल रीजन क्या है। क्या किसी एक ही प्रोडक्ट की सेल्स पे तो नहीं प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड, तो वो बहुत रिस्की हो जाता है बच्चों। मान लो कंपनी के 10 प्रोडक्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, मैनेजमेंट ने एनालाइज करके देखा कि यार सिर्फ ना प्रॉफिटेबिलिटी ये 3 प्रोडक्ट के कारण ही आ रही है, बाकी 7 के कारण तो लॉस ही है। तो बच्चों उस केस में मैनेजमेंट कोई डाइवर्सिफिकेशन प्लान अडॉप्ट कर सकती है। क्यों? अपनी पोजीशन को स्टेबलाइज रखने के लिए, ठीक है। तो अब एक बार हम क्विक समरी देख लेते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस कौन करता है? इन्वेस्टर। क्रेडिट एनालिसिस करेगा बैंकर। डेट एनालिसिस मैनेजमेंट खुद करती है, डिविडेंड का भी और डेट का भी। और बिजनेस एनालिसिस, ठीक है, कि चेक करना कि जो प्रॉफिट कहां से आ रहा है, ये जो बड़े बड़े बच्चों स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं ना, ये वो चेक करते हैं, ठीक है। तो एक बार अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि अब कौन कौन सी पार्टीज जो है नॉर्मली इंटरेस्टेड रहती हैं इस केस में, जो आपके जो सारे एनालिसिस करने में। सबसे पहले मैनेजमेंट है, वो खुद चेक करती है बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। उनका मेन ऑब्जर्वेशन क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना, कि अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट चेक करनी कि क्या ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस भी चेक करते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्यों? उन्होंने चेक करना होता है कि जो आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कि कल को उनको बोनस वगैरह मिलेगा कि नहीं, उनकी जो वेजेस हैं वो स्टेबल रहेंगी कि नहीं, ठीक है ना, इंक्रीमेंट्स टाइम पे मिलेंगे कि नहीं, ये वो यूनियंस भी चेक करते हैं। देन थर्ड आ जाता है शेयर होल्डर्स एंड ऑनर्स। ये तो बच्चों चेक करेंगे ही करेंगे कि भाई शेयर शेयर का ट्रेंड क्या है, शेयर का ट्रेंड क्या है, क्या राइजिंग ट्रेंड है, क्या कंपनी डिविडेंड दे रही है कि नहीं दे रही, तो वो शेयर होल्डर्स में आ जाएगा। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब है अभी उन्होंने इन्वेस्ट करा नहीं है, वो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी, कि कंपनी की प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, वो ये सब चीजें चेक करेंगे। और अगर उनका ऑब्जर्वेशन रहे कि स्टेबल प्रॉफिट है, लो डेट है, ठीक है, एंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल, सब पॉजिटिव चीजें हैं, तो बच्चों वो उस कंपनी में एंटर करने के बारे में सोचते हैं। देन फिफ्थ आ जाता है बैंकर्स एंड लेंडर्स, कि जो बैंकर है, देखो बैंकर और लेंडर को अपना क्या मतलब है, कि भाई जो बंदा ब्याज टाइम पे देता रहे और समय आने पे सारे का सारा लोन चुका दे, ये उनको तो यही चाहिए ना, तो वो सबसे ज्यादा आपका ये एनालाइज करते हैं, जिसमें कि करंट रेशो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद सप्लायर एंड क्रेडिटर, ठीक है, इनको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी से मतलब है, बिकॉज क्रेडिटर ने तो हार्डली 3 महीने के लिए उधार दिया है ना, तो वो भी चेक करेंगे। वो नॉर्मली करंट रेशो, वो भी बहुत चेक करते हैं करंट रेशो, क्योंकि उनको तो हार्डली, उनको कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं चीजें चाहिए, उनको कोई लिक्विड वो के सॉरी क्या कहते हैं सॉल्वेंसी से मतलब नहीं है, वो कुछ नहीं है। उनको ये है कि भाई 3 महीने के लिए बंदा उधार दे रहा है तो पैसा चुका देगा कि नहीं, तो वो करंट रेशियो में बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, ठीक है। देन सेवंथ आ जाता है कस्टमर्स, ठीक है। अब होता क्या बच्चों, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है उसमें मेनली गोइंग कंसर्न चेक करा जाता है। गोइंग कंसर्न स्टेटस का मतलब है, गोइंग कंसर्न क्या कहता है, कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल में आप ये एज्यूम करते हो कि कंपनी कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स, है ना। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कंपनी ऑब्जर्व करती है कि हैवी लॉसेस हैं, कंपनी
फेसेस हैवी लॉसेस एंड वीक कैश फ्लो, ठीक है। तो उसका रिस्क क्या आएगा, सप्लाई डिसरप्शन होने के चांसेस हैं। तो उस केस में एक्शन क्या आएगा, जो कस्टमर्स हैं, जो कंपनी के कस्टमर्स हैं ना बच्चों, वो स्विच कर जाएंगे कहीं और पे, ठीक है। तो ये एनालिसिस जो कंपनी के कस्टमर्स है ना, जो कंपनी जिनको माल बेच रही है, सपोज ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, वो उनको जो उसके कस्टमर्स हैं, वो ये एनालिसिस करेंगे कि भाई कंपनी का कोई सप्लाई, उसका उसको ज़्यादा लॉसेस तो नहीं फेस हो रहे, उसका कैश फ्लो क्या है। तो अगर उसको थोड़ा सा भी खतरा लगता है ना, तो वो स्विच कर जाती है किसी और कॉम्पिटिटर में, ठीक है। देन एट्थ में आ जाता है बच्चों रेगुलेटरी अथॉरिटीज। रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या है, जैसे सरकारी सेबी हो गया, टैक्स अथॉरिटीज, जीएसटी, इनकम टैक्स। अब इन्होंने भी ट्रू एंड फेयर व्यू आइडेंटिफाई करना होता है कि ये ना हो, क्योंकि अब जैसे सेबी है बच्चों सॉरी, जो सेबी है, सेबी ये देखेगा कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। तो क्या कंपनी कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ये सेबी इंश्योर करता है। टैक्स अथॉरिटीज ये इंश्योर करती हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जा रहा है और टैक्स प्रॉपर से कंपनी पे कर रही है, ठीक है। तो इनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं। देन नाइन्थ आ जाता है रिसर्चर्स बच्चों, जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, नाइन्थ ये लास्ट ही रहता है, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, इन डेप्थ स्टडी करते हैं ये इंडस्ट्री के ट्रेंड की। ये काफी बड़े लोग हैं, ठीक है, ये पूरे इंडस्ट्री का ट्रेंड देखते हैं। तो नॉर्मली जैसे सपोज ये क्या करेंगे, मल्टीपल कंपनीज का डेटा एनालाइज करेंगे, ठीक है, और उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है वो फास्टेस्ट ग्रोथ है उसकी इकोनॉमी में, ठीक है। इस सेक्टर का मतलब ये बड़े लोग हैं जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एक बार समराइज कर दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स क्या क्या हैं, तो नॉर्मली 9 है, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर, कस्टमर्स, रेगुलेटर्स एंड रिसर्चर्स, ठीक है। इन सब के अपने अपने बच्चों ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब ये तो थी बड़ी, हमने फायदे की बातें करी अभी तक, है ना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं बच्चों, तो वो लिमिटेशंस क्या है वो अब हम वो देखेंगे। ये थोड़ी है हर चीज की कोई पॉजिटिव ही है, उसमें लिमिटेशंस भी रहती हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। Financial analysis is essential for assessing company's health, but it is not 100% perfect. ठीक है, यस, ये बच्चों 100% परफेक्ट नहीं होता। क्यों? सबसे पहला पॉइंट बच्चों, हिस्टोरिकल एनालिसिस, ये हिस्ट्री पे बेस्ड है, ठीक है। आप एक तरह से पोस्टमार्टम कर रहे हो, प्रॉब्लम आ चुका है, आपने अब उसको देख रहे हो, ठीक है, बट आपको फ्यूचर का नहीं पता लग सकता, ठीक है। अब जो शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनको तो फ्यूचर से मतलब है ना, तो बट आपकी स्टेटमेंट्स तो पास्ट का बता रही हैं, तो देयरफॉर ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कंपनी कोई प्रॉफिटेबल रही हो पिछले सालों में, बट शेयर होल्डर को तो आने वाले सालों से मतलब है, हो सकता है आने वाले सालों में कोई गारंटी नहीं है, वो लॉस में भी जा सकती है, ठीक है। और सेकेंड लिमिटेशन देखते हैं बच्चों, इग्नोरिंग प्राइस लेवल चेंजेस। अब होता क्या है, देखो मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है, आपकी मशीनरी की कॉस्ट मान लो 1 लाख है ना, सपोज मार्केट वैल्यू चाहे जितनी मर्जी हो जाए, अब वो 1 लाख ही रहेगी, या डेप्रिशिएट जो धीरे धीरे करती रहेगी, जो भी आपने फॉर्मूला लगा रखा होगा, ठीक है। मींस प्राइस लेवल चेंजेस को ये इग्नोर करती है। एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल देता हूं, जो 1 लाख रुपया बच्चों 2020 में वैल्यू रखता था ना, वो 2024 में नहीं रखता, बिकॉज बिकॉज धीरे धीरे परचेजिंग कैपेसिटी पावर जो है वो कम हो रही है ना, चीजें महंगी हो रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है। तो इन दी बट अगर अकाउंट्स देखोगे, अकाउंट्स में कोई वो चीज का फर्क नहीं नजर आता। अगर मशीनरी आपकी आज से पहले 1 लाख की थी ना, तो आज आप उसको 1 लाख ही शो करोगे, आप जाके डेप्रिशिएट करोगे साल बाद, बट हो सकता है बच्चों आज मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई हो उसकी, है ना। यस, तो थर्ड पॉइंट आ जाता है, इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। मींस कि कंपनी के कुछ क्वालिटेटिव पैरामीटर्स होते हैं, जैसे इंप्लॉयज की स्किल्स, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बीच में आपस में रिलेशन, ब्रांड इमेज, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन। अब ये सारी चीजें को आप नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना, नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट ये बहुत ज्यादा एसेंशियल डेटा है देयर। बट जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इन चीजों को इग्नोर करती है, ठीक है।
देन उसके बाद आ जाता है बच्चों, हम अब फोर्थ देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आएगा। देखो, एनालिसिस इज फुली डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देमसेल्व्स। मान लो ये क्या कह रहा है, कोर, मान लो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही इनकम्प्लीट हुई, सारे का सारा एनालिसिस हो गया चौपट बच्चों। जैसे कि एग्जांपल, इन्वेंट्री की वैल्यू आपने गलत रिकॉर्ड कर दी, इन्वेंट्री की वैल्यू आपने गलत रिकॉर्ड कर दी बैलेंस शीट में, सब कुछ हिल गया ना। ये भी एक लिमिटेशन है बच्चों, ये भी एक लिमिटेशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही सब कुछ डिपेंड है ना। चलो आगे चलते हैं। नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस मींस ह्यूमन का साइकोलॉजी फैक्टर भी इन्वॉल्व है। वो क्या बच्चों, सपोज डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, हर एक का अलग अलग दो फॉर्मूलाज नॉर्मली आपके पास रहते हैं ना, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। आपने एसएलएम कर लिया, मैंने डब्ल्यूडीवी कर लिया, तो चेंज हो गया ना सब कुछ। और वैसे ही अगर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी होती है उसमें भी चेंजेस आता है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपने पढ़ा ही है ऑलरेडी, है ना, कि अगर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हो तो उसमें भी मेथड है, LIFO मेथड है, ठीक है ना। वो अगर सपोज मैं वो ना लगाऊं, मैं कोई और लगा दूं, तो सारी इक्वेशन हिल जाएगी, ठीक है। चलो अब आगे 6th पॉइंट देखते हैं बच्चों, वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ये तो ऑल वही चीज है, ये भी इनकंसिस्टेंट कंपैरिजन है बेसिकली। जैसे देखो, सेब को संतरे के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, है ना। तो अब जो डिफरेंट कंपनीज हैं, सपोज अब मान लो कोई कंपनी डेप्रिसिएशन का मेथड ही कोई और यूज कर रही है, आप कोई और यूज कर रहे हो, तो आप में कंपैरिजन ही सही हो नहीं पाएगा, आप में कंपैरिजन ही सही हो नहीं पाएगा, ठीक है। और वैसे ही सपोज इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आप सपोज FIFO मेथड यूज करते हो, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कोई दूसरी कंपनी है वो वेटेड एवरेज मेथड यूज करती है, तो कोई आप में कंपैरिजन जो होगा वो फेयर नहीं रहेगा। क्लियर है ना। तो ये भी एक लिमिटेशन ही आ गई। 7th आ जाता है बच्चों, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक आर्टिफिशियली अच्छा दिखाना, जबकि वो हो ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो डेट बहुत है कंपनी के पास, ठीक है। जब कंपनी को पता लगा कि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़ानी है, तो उसने क्या करा, डेट की पेमेंट कर दी सपोज, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद फिर से बोरोइंग कर ली। इसको बोलते हैं बच्चों मिसलीड करना। दिस इज विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। ये गलत प्रैक्टिसेस है जो कि नॉर्मली कंपनी कर देती हैं, ताकि शेयर होल्ड, देखो आपको तो 31 मार्च की इंफॉर्मेशन से मतलब है। हो सकता है कंपनी कहीं से कोई पैसा पकड़ के कुछ करके डेट चुका दे, ताकि बैलेंस शीट में डेट ना शो हो। बैलेंस शीट में कौन सा डेट आएगी कि भाई 30th को क्लियर करा डेट, ठीक है, और इमीडिएटली 2 अप्रैल को और डेट ले ले बच्चों, ठीक है ना। तो ये थी बच्चों 7 लिमिटेशंस। एक बार इसको समराइज कर देते हैं। हिस्टोरिकल एनालिसिस पे बेस्ड है ये, प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर करती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर कर देती है, लिमिट सोर्स की लिमिटेशंस हैं बच्चों, पर्सनल बायसेस में इन्वॉल्व रहता है, अकाउंटिंग वेरिएशन रहता है, एंड विंडो ड्रेसिंग का प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो ये 7 जो मेन प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। तो यहीं पे बच्चों ये एक छोटा सा वीडियो था चैप्टर 2 पे, ये वन शॉट था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। काफ़ी थ्योरेटिकल है, आप इसको प्ले जब करोगे, वीडियो को रूटीन में देखोगे, तो आप स्टॉप स्टॉप करके चेक करना, आपको इजीली आ जाएगा, आपको मज़ा आएगा इसमें, जो आप पढ़ोगे ना आपको मज़ा आने वाला है। तो थैंक यू सो मच बच्चों। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और हमें मोटिवेट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच बच्चों। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।